नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर गैलेक्सी पर। तो अगर आप भी देने वाले हैं 24 फरवरी को हिंदी का पेपर, तो आज के इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हिंदी के पेपर को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे। इसके अलावा आपके हिंदी के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको उन सभी प्रश्नों का मिलेगा यहाँ पर सोल्यूशन। और साथ में बताएंगे कि हिंदी में जो छात्र 100 में 100 नंबर लाते हैं, यानी कि आप लोग को सुन करके थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर बिलीव करना पड़ेगा। देखो, हिंदी जैसे विषय में भी काफी सारे बच्चों के 100 में 100 नंबर या मान लीजिए 1-2 नंबर कट भी जाते हैं, तो यहाँ पर 97, 98 और 99 है ना, इस प्रकार के जो नंबर है वो कैसे आखिरकार आ जाते हैं हिंदी जैसे विषय में। जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए देखा होगा कि भाई बोलते हैं कि जैसे आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, या आप देखे होंगे कि हिंदी में पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो को यार देख के जाइएगा, बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो कैसे आखिरकार वो अच्छा अंक जो है स्कोर कर देते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये हिंदी वाले छात्रों के लिए एकदम कह सकते हो कि रामबाण वीडियो रहने वाला। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यहां पर हमारे पास सबसे पहले देख सकते हो एक एग्जाम की कॉपी है, और हमारे पास एक ऐसा मॉडल पेपर है जिसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो सभी क्या हैं, आपके वायरल क्वेश्चन हैं। तो आज के इसी पेपर का पूरा पैटर्न समझेंगे और साथ में कॉपी पर सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व कैसे करना है वो भी जानेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब आपको इस मॉडल पेपर को करने से काफी सारे फायदे होंगे। एक तो आपको भाई कॉपी लिखने का तरीका पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, आपको यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीसरा आपको क्या मिल सकता है भाई, आपको कैसे कॉपी लिखना है, हैंड राइटिंग कैसे बनानी है, कहां पर आपको मिस्टेक नहीं करनी। तो इस प्रकार के वीडियो से बहुत सारे फायदे आपके रहने वाले हैं। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं मेन प्रश्न को कैसे भरना है। कॉपी का जो मेन प्रश्न रहता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जहां पर आपसे कहेगा क्वेश्चन कि भाई मतलब कॉपी में कहा जाएगा कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम ना लिखें। पहली बात भाई, आपको कहीं पर भी नाम नहीं लिखना। उसके बाद आपको यहां से कह रहा है कि परीक्षार्थी स्वयं भरे, मतलब यहां से आपको जो भी है सारी चीजें भरना है। जैसे 1 नंबर, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, आपका जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में रहेगा उसको अंकों में लिखना है। फिर दूसरा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, फिर इसी रोल नंबर को आपको शब्दों में भर देना है। जैसे 18621905 ऐसे करके इसी को शब्दों में भर दोगे तो यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर विषय प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी का पेपर है, तो देख सकते हो यहां पर आप इसको क्या कर दोगे, सामान्य हिंदी लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, परीक्षा का दिन और तिथि यहां पर प्रश्न पत्र में केवल भरना है। दिन आपका जैसे सोमवार है, 24 फरवरी को पेपर, तो आप इस तरीके से डालोगे। केंद्र का नाम, जो भी आप सेंटर आपका रहेगा जहां पर आप एग्जाम दे रहे हो उस सेंटर का नाम डाल देना है। यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक उपर्युक्त पूर्तियों का निरीक्षण किया जाए। ये आपका निरीक्षण के लिए जो भी मतलब एग्जामिनर रहेंगे वो हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पर ऐसे, और रूम नंबर आपको डाल देना। जैसे यहाँ पर 302 DH कोड का हमारा पेपर है, तो ये आपको इस तरीके से डाल देना। अब भैया आ जाते हैं पेपर पर। देखिएगा, हिंदी में आपको पता है 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहता है, जिसमें 15 मिनट बोल रहा है नोट में कि प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब इसके कुछ निर्देश हैं, जैसे पहला नंबर क्या है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड यानी कि खंड का और खंड खा में विभाजित होगा। यानी तो ये पेपर रहेगा आपका, जो पेपर आएगा 24 फरवरी को, वो 2 खंडों में आपका बटा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है, और यहां से आप स्टार्ट करोगे पेपर को करना। पूरे पेपर का A to Z आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा, और यहां पर आपका स्टार्ट है खंड का। तो देखो, जो पहला खंड रहेगा इसमें टोटल 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने आएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 10 नंबर के ही रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। तो 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य से ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य से, यानी कि टोटल 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए यहां पर, और सारे ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छे से तैयार करना है। जितने भी अब मॉडल पेपर मैं आपके सामने ला रहा हूं सभी को आपको तैयार करते जाना है। ठीक है ना, मैं यहां पर ज्यादा नहीं कहता हूं, आप सिर्फ ऐसे ऐसे वीडियो देखते जाओ, इससे ही आपकी पूरी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर अभी बना के रखे हैं और सारे के सारे आपको इसी प्रकार से कॉपी पर सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, मेरी ये सफलताएं किस विधा की रचना है। आपको पता है कि ये आपका आत्मकथा है बाबू गुलाब राय जी की। ठीक है, तो मेरी ये सफलताएं क्या है, का नंबर का सेकंड विकल्प सही है। इस तरीके से आप यहां पर राइट कर दोगे। चलिए, कॉपी पर भाई कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिएगा आपकी कॉपी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये।
1 नंबर आप यहां पर सबसे पहले कैसे डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख करके ऐसे, ठीक है, 1 लिख दोगे। फिर का नंबर क्वेश्चन है, का में आपका सेकंड विकल्प सही है तो आप कर दोगे का सेकंड ऐसे, ठीक है, आत्मकथा। इसके बाद देखिए इधर यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर खा है, जिसमें कह रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, तो राइट आंसर है पहला विकल्प राहुल संकृत्यायन। तो यहां पर खा नंबर का फर्स्ट विकल्प राहुल संकृत्यायन। ऐसे ही गा नंबर पे आ जाओ दोस्त, यहां पर आपके सामने क्या दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है, तो यहां पर आपको पता है कि सुनीता। अगर नहीं भी पता है तो इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे मॉडल पेपर जो मैं आपको करा रहा हूं, आपको ये तैयार करके जाना है कि ये मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों के पूछे गए इसी में क्वेश्चन रहते हैं, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो भी इन्हीं मॉडल पेपर में, क्योंकि ये सारे मॉडल पेपर हम खुद बनाते हैं और हम अगर खुद बनाएंगे तो आपको पता है कि वही क्वेश्चन रखेंगे जो भाई बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और रिपीट होने वाले रहेंगे, क्योंकि हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट भी है और अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो फिर थोड़ा सा कठिन भी लगता है। तो पहला यहां पर इसका मतलब गा नंबर का तीसरा वाला ऑप्शन सही है, इस प्रकार से आप कर देंगे। घा नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था, तो भाई प्रताप नारायण मिश्र ने। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, 9th में आपको पहला पाठ, जो कि इनका प्रताप नारायण मिश्र जी का एक पाठ है जिसका नाम है बात, ठीक है ना, तो बातचीत यानी बात नामक पाठ में आपने इनको पढ़ा होगा। तो यहां पर घा नंबर का आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अंगा नंबर क्वेश्चन है, चिंतामणि रचना के लेखक है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंगा नंबर क्वेश्चन हो गए, यहां से गद देखिए 5 क्वेश्चन खत्म, का खा गा गा अंगा। अब देखो यहां पर दूसरा नंबर पड़ा है, तो मतलब यहां से आपका पद्य यानी काव्य के क्वेश्चन अब 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो यहां पर दूसरे नंबर है स्टार्ट है, तो पहले यहां पर आपको क्या करना है, इस तरीके से डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, क्योंकि दूसरे के अंतर्गत हम लोग आ चुके हैं। और यहां पर का नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी बोलते हैं इन्हें क्या, हरियोध बोला जाता है, की रचना कौन सी है बताइए। तो कामायनी किसका है आपको पता है ना, जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है ये, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। यहां पर जो दिया है सेकंड विकल्प में वैदेही वनवास, ये क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरियोध जी की कृति है। तो आपका दूसरे के का में सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है, इस तरीके से का सेकंड कर देना है। चलिए इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है, विकल्प इधर दिए गए हैं, जिसमें से राइट आंसर है पहला वाला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है भाई, कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है यहाँ पर किसके लेखक हैं, तो यहाँ पर सरोज स्मृति कविता के क्या है, रचनाकार हैं या रचयिता हैं। तो खा नंबर में आपको पहला विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही कर देना है। आ जाइए गा नंबर यानी तीसरे क्वेश्चन पे, उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है, तो ये आपकी हो जाएंगी आगे जी की। आगे जी का पूरा नाम तो आपको पता होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वासायन आगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और वैसे मैं यहाँ पर इस मॉडल पेपर में सारे इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, फालतू का एक भी क्वेश्चन यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। चलिए इसके बाद आ जाइए घा नंबर में, एकांतवासी योगी किसकी रचना है, तो यहाँ पर हो जाएगी सेकेंड नंबर श्रीधर पाठक, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अंगा नंबर यानी 5वां क्वेश्चन है, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, तो यहां पर आपका राइट है छायावाद को। किसको कहा गया है, छायावाद को। तो देख सकते हो यहां पर दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट था और दूसरे में भी का खा गा घा और अंगा 5 क्वेश्चन इधर हुए। ये हिंदी पद्य से या काव्य से कह सकते हो हैं। और जो पहला नंबर था इसमें भी आपका एक नंबर में का और इधर आपका यहां पर खा गा घा और अंगा 5 क्वेश्चन इधर थे। मतलब टोटल कितने हो गए, 5 5 10 नंबर हो गए और 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के यहां से आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ये यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पैटर्न ही पता नहीं है। तो ये यूपी बोर्ड की भाई साहब आपकी पूरा का पूरा पैटर्न है जो 24 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। उसी के लिए हम आज का ये क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए इसके बाद यहां से 2 क्वेश्चन खत्म, यानी कि पहला और दूसरा जिसमें आपके 10 ऑब्जेक्टिव थे ये खत्म। आप आ जाओगे यहां से तीसरे क्वेश्चन पे। यहां पर क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 10 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने 2 गद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक को आपको करना रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पैटर्न को समझना अच्छे तरीके से, पूरा दिलो दिमाग से आपको अपने जो है छा जाना चाहिए इसका पूरा का पूरा चीजें, ठीक है। तो देखिए इसमें एक यहां पर से दिया है साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई
दिखाई पड़ते हैं किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। ऐसे करके यहाँ पर आपका लास्ट में भी दिया है और यहाँ से अंडरलाइन पोर्शन भी है, यानी कि अंडरलाइन यहाँ पर दिया गया जिसे आप रेखांकित अंश बोलते हो, इसकी व्याख्या करने को पूछेगा। वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्षों को स्वीकार करता है और उनसे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ऐसे ये दिया है। इसी के अथवा में एक आपका रहेगा जो कि आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है, पुष्पित अशोक को देखकर मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि वह सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को, यहां से अंडरलाइन है, कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं और तेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। अशोक का फूल आप समझ गए होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह पाठ है और वहीं से ये आपका पूरा जो गद्यांश है वो लिया गया है। तो मान लीजिए आपको इसको नहीं करना, दो है, दो में से एक करना है, विकल्प आया आपके पास कि भाई आप दो में से कोई एक कर सकते हो। इसको अगर नहीं करना तो भाई आप इस वाले को कर सकते हो जो कि यहां पर दिया है साहित्य कला वाला। तो मान लीजिए इसको करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी पर कैसे करोगे आप लोग, ये तो सारे ऑब्जेक्टिव हो गए यहां से, है ना, क्या हो गए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब देखो इसके बाद यहां पर एक ऑब्जेक्टिव इधर भी आया क्योंकि उधर जगह कम थी। अब यहां से आप करोगे प्रश्नोत्तर संख्या पहले 3, इस तरीके से डालना है क्योंकि ये देख सकते हो तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहां से। तो तीसरा क्वेश्चन है भाई 3 डाल देना है। फिर आपको लिखना है संकेत, यहां पर इस तरीके से संकेत डालोगे और संकेत में आपको उसी गद्यांश के शुरू के कुछ शब्दों को लेना है और लास्ट के कुछ शब्दों को लेना है जिसको आप कर रहे हो, ताकि इससे ये क्लियर हो जाए कि आपने कौन सा वाला किया है। क्योंकि एग्जामिनर जो होंगे उनके पास जल्दी से चेक करना है तो टाइम नहीं रहेगा, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने पहला किया है या दूसरा किया है। आपका कर्तव्य है कि आप इसको संकेत के साथ लिखो ताकि चीजें जो है क्लियर पहले से हो जाए। तो हमने जैसे यहां पर लिख दिया संकेत डाल के साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद और इसके बाद स्वास्थ्यकर है, तो हमने ये लिखा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इसको किया है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब आपको ये पहचानना है कि ये कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है ना, ये चीजें होती हैं संदर्भ में। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें राष्ट्रीय शब्द आया है। मैंने बताया भी कि अगर राष्ट्र शब्द या राष्ट्रीय शब्द इस प्रकार का कोई वर्ड आता है, समझ जाओ कि राष्ट्र का स्वरूप जो कि किसका है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। तो भाई इसका संदर्भ कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले का नंबर डाल देना है, हेडिंग डालना है संदर्भ, है ना। अगर संदर्भ लिख रहा है तो संदर्भ हेडिंग डालना जरूरी है ब्लैक पेन से। इसलिए आप यहां पर दोनों पेन का यूज भी देख सकते हो, कैसे हमने किया है, किस प्रकार से हमें कहां पर ब्लैक, कहां पर ब्लू, कहां पर हेडिंग, कहां पर अंडरलाइन, सारी चीजें जैसे बता रहा हूं ऐसे ही करना है। बिल्कुल टॉपर वाला तरीका है ये, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए इसको संदर्भ को ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश, अगर गद्यांश लिख रहे हैं तो गद्यांश लिखेंगे, पद्यांश लिख रहे हैं तो पद्यांश लिखेंगे, वही तरीका है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, या लिख सकते हो कि शीर्षक निबंध से लिया गया है। अवतरित है या लिया गया है एक ही चीज है। तो ये इसका हो जाएगा क्या भाई, संदर्भ हो जाएगा। चलिए अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संदर्भ के बाद का नंबर के बाद आपका क्वेश्चन खा यहां पर दिया है। अब देखो यहां पर भी आंसर है, लेकिन मैंने कॉपी पर बताया ताकि ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आ जाए आपको। यहां पर दूसरा क्वेश्चन खा नंबर, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर मैंने शुरू में ही देखा, यहां पर आपको बताया है, इसको ध्यान से पढ़ो। साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको क्या करना है, यहां पर खा डाल देना है, क्योंकि शुरू में प्रश्नोत्तर संख्या पड़ा है, बार बार उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ का खा गा ऐसे करके आंसर करके लिखते जाना है। तो खा नंबर क्वेश्चन है, यहां से देखिए इसका आंसर, साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर इसका मिल जाएगा। यानी एक प्रश्न का मिलता है कितना, 2 नंबर, और टोटल रहते कितने हैं, टोटल रहते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है, अंगा नंबर तक। और भाई आप सभी जानते हो 5 क्वेश्चन है तो यानी कि 10 नंबर का ये रहेगा पूरा। इस प्रकार से खा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद गा नंबर है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आपका यहां से दिया है जिसके नीचे लाइन खींची है इसकी व्याख्या करना है, इसी को बोलते हैं रेखांकित अंश। जैसे दिया है, प्रत्येक संस्कृति वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या होती है, स्वास्थ्यकर होती है। चलिए इसमें पहले रेखांकित अंश लिख रहे हैं, इनकी व्याख्या कर रहे हैं, तो आपको हेडिंग डालना है। तो यहां पर आप लिखोगे गा, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे, लेखक कहता है या कहते हैं,
इतना जरूर आपको किसी की भी व्याख्या करो, मैं यही नहीं करो कि इसी गद्यांश की बात कर रहा हूं, किसी भी गद्यांश की व्याख्या करो उसमें ये लाइन आपको जरूर जोड़ना है ताकि थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहां से लिखना है कि लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उपसंस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी यानी कि उनको मानने वाले, अनुयायी क्या होते हैं, किसी धर्म को मानने वाले या किसी संस्कृति को मानने वाले, उनको हम बोलते हैं अनुयायी। तो अनुयायी नाना प्रकार मतलब अनेक भांति के या अनेक प्रकार के आमोद प्रमोदों में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा और आगे लिखना है, इसी को देखो यहां पर पूरा पढ़ दोगे और इसी की व्याख्या थोड़ा सा मतलब देखो सेम टू सेम नहीं उतारना है। अब बहुत सारे टीचर आपको बताते हैं, बहुत सारे मैंने देखा भी है, बोलते हैं कि भैया कुछ ना आए तो इसको पूरा उतार देना। देखो उतार देना अलग चीज होती है, लेकिन एग्जामिनर अगर ध्यान से थोड़ा सा देख लिए तो 1 नंबर नहीं देंगे आपको, फिर ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हिंदी के जो गद्यांश होते हैं इसमें कुछ खास नहीं होता है। थोड़ा सा आप जो है उसके मतलब मीनिंग जो होती हैं उनको चेंज कर करके लिख दो, बस बन गया। तो उसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा वर्णन ही तो कर देना है, इतना तो कर सकते हैं। अब वही चीज है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि भाई इतने का ही कर दो, आपको अगर थोड़ा सा इधर का भी समझ में आता है तो उसमें मिला करके आप उसी को थोड़ा बड़ा कर दो, तो वो चीज आपको कर सकते हो। बाकी अगर सोचो कि पूरा सेम टू सेम इसी को उतार दो और आगे कुछ ना लिखो तो फिर वहां पर नंबर मिलने के चांस कम रहते हैं। इस तरीके से ये पूरा इसकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद आइए यहां से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे। कह रहा है कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है। तो भाई यहां पर आप देख सकते हो, इसमें कह रहा है किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है जो व्यक्ति सहृदय है। तो इसका आंसर कर दोगे यहां से, जो व्यक्ति, ये घा नंबर है और ये अंगा है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है, तो इतना समझ लेना। घा है कि जो व्यक्ति सहृदय है यानी कि एक दूसरे से मिलने वाला है, एक दूसरे को मिलकर के चलता है एक दूसरे से, ठीक है। तो सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृतियों के आनंद पक्षों को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। जैसे कि भाई साहब संस्कृति अनेक प्रकार की होती है, कोई अलग धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो जो व्यक्ति सहृदय है मतलब कि सभी को सम्मान देने वाला होता है, वो सारे धर्मों का सम्मान करता है। और वही चीज यहां पर बताई भी गई है, क्योंकि एक राष्ट्र के अंतर्गत बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि हमारे भारत की बात कर लें तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से लास्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर, कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होती है। तो यहां पर देख लीजिए, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और इससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना विविध जनों के से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होती है, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाले व्यक्ति जो होते हैं। तो इसका आंसर यहां पर अंगा नंबर, जो व्यक्ति सहृदय है, लगभग दोनों का आंसर सेम है, थोड़ा सा उसको अंगा नंबर को बढ़ा के है लिख देना है। तो जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक राष्ट्र के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए, विविध जनों का मतलब है यहां पर अनेक प्रकार के लोग जो अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, उनके लिए क्या होती है, स्वास्थ्यकर होती है इस प्रकार की भावनाएं। उम्मीद है मेरे सारे दोस्त समझ गए होंगे। सारे क्वेश्चन खत्म। अब यहां से अथवा वाला जो कि एक दूसरा जो यहां पर गद्यांश है, इसको मैंने बता दिया कि छोड़ देना है, आप इसको टिक कर लेना, लेकिन क्या करना है, टिक कर लेना है। यहां पर मैंने छुड़वाया है क्योंकि मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्व करना, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इसको तैयार करके जाना है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और पूरा वीडियो देख के जाना। समझ लेना कि हिंदी में 95 की तैयारी आपकी होने वाली है। इसी के अंतर्गत जो क्वेश्चन है आपके इस प्रकार से देखो, यहां पर गद्यांश का संदर्भ, लगभग रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 क्वेश्चन आपके यानी कि दो क्वेश्चन, ये 4 नंबर के क्वेश्चन लगभग सेम आते हैं, हर एक गद्यांश के नीचे दिए रहते हैं। फिर 3 क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो या पढ़ लो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको आ जाना है इसके बाद यहां पर नंबर 4 क्वेश्चन पे। मेरे दोस्त यहां पर जो चौथा प्रश्न रहेगा वो पद्यांश से आता है। गद्यांश खत्म, क्योंकि आपको पता है कि गद्य और पद्य 2 पार्ट हैं आपके हिंदी में। तो पद्यांश आपका यहां से कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसमें भी आपको यहां पर एक ये दिया है और इसके नीचे एक अथवा लगा है, यानी कि गद्यांश और पद्यांश दोनों कितने नंबर के आते हैं, 10 नंबर, 10 नंबर के, ठीक है ना। 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का आपका क्या होता है, पद्यांश। टोटल होते कितना है, 20 नंबर। तो 20 नंबर आपको यहां से पूरा फिक्स करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए एक आपके पास यहां पर दिया है, देखो
पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया है विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कलथी मिट आज चली। अब मान लीजिए ये हम पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। मान लो आप लोग इसको नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर क्या करोगे, आप फिर अथवा वाले में आओगे। शायद हो जाए कि भाई इसको हम लोग अच्छे से पहचान जाए तो हम इसी को कर देंगे, फिर पहला वाला छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर दिया सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य को जग की मिट्टी के पुतले जन। और इसके आगे दिया है तुम आत्मा के मन सरोज मनोज मन के मनोज जड़ता हिंसा स्पर्धा से भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। इसके नीचे ये आपके का खा गा घा और अंगा 5 क्वेश्चन है, एक प्रश्न का 2 नंबर मिलेगा, टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम छोड़ करके इसी को करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 4, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये चौथा प्रश्न के अंतर्गत है पद्यांश, ठीक है ना, चौथे के अंतर्गत पूछा जाता है पद्यांश। तो प्रश्नोत्तर संख्या फिर संकेत, संकेत में आपको वही चीज जिसको आप कर रहे हो, जैसे मैंने बताया इसके हम लोग इसको कर रहे हैं ये वाला विस्तृत नभ का कोई कोना। तो पहले आपको क्या करना है, संकेत लिखना है विस्तृत नभ का कोई कोना, डेड डैश करके लास्ट के कुछ वर्डों को लिख देना है। इससे ये हो जाएगा कि आपने इसी को किया है। अब पहला प्रश्न पूछ रहा है कि संदर्भ दीजिए, तो संदर्भ में आप हेडिंग डालोगे और फिर इसको पहचान करके इसको बताना है। तो कहां से लिया गया है देख लीजिए थोड़ा सा, ये आपके पास यहां पर है। प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत नामक शीर्षक से लिया है या उद्धृत है। तो कहां से है, जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया गीत है ना, कहां पर गीत मतलब संकलित है, तो सांध्य गीत में है ना, उसी का एक पार्ट है। तो ये इसका संदर्भ हो जाएगा, 2 नंबर यहां मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहां पर है, कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, यानी कि जो आपके पास ये ऊपर की 2 लाइनें अंडरलाइन है, यहां पर है ना, विस्तृत नभ का कोई कोना, ये पहली लाइन, मेरा ना कभी अपना होना, इतने की करना है, क्या है आपको व्याख्या करनी है, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखिएगा, इस प्रकार से है। पहले आप खा नंबर डाल के यहां पर क्या करोगे, आप हेडिंग डाल दोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहां से लिखना स्टार्ट कर देना है। कवयित्री का कहने का तात्पर्य यह है कि इस अपार संसार का कोई भी कोना ऐसा नहीं है ना। यहां पर यही कह रहा है ना कि विस्तृत नभ, विस्तृत मतलब अपार संसार, बहुत ही बड़ा संसार है। नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, मतलब इस पूरे संसार में कोई ऐसा कोना नहीं है जो कि मेरा हो। तो इसमें आपको व्याख्या करते वक्त थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। तो इस तरीके से लिखोगे, कवयित्री का कहने का तात्पर्य यह है कि इस अपार संसार का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर वह यह कह सके कि वहां कोई उसका अपना है। अब यहां से इतना हो गया। अब इसके बाद इसी का तात्पर्य निकाल के लिखा गया है, जैसे अर्थात लगा है। तो कह रहा है अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति उसे अपना जैसा प्रतीत नहीं होता जो उसके मन के भावों को समझ सके। कवयित्री के कहने का तात्पर्य यह है कि उसका परिचय इतना ही है कि जो उसका आज अस्तित्व है वही इसका जो है परिचय है, और उसका यही अस्तित्व कल क्या हो जाएगा, इतिहास बनने वाला है। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको पूरी इसकी व्याख्या कर देनी है, ठीक है। अब यहां से आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर ग में, यानी तीसरे प्रश्न पे। तीसरा क्वेश्चन है, कवयित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है। तो यहां पर देखो, यहां पर कह रही है, यहां पर जो तुलना है ना, थोड़ा सा लाइनें कम है, यहां पर बदली से तुलना की गई है। उमड़ी कलथी मिट आज चली, एक ऐसी लाइन है यहां पर देखो, उमड़ी कलथी मिट आज चली। तो आपने देखा होगा आसमान में जो बादल आते हैं, ठीक है ना, बादल वो क्या होते हैं, एक दिन आए 2 दिन आए, लगातार तो हमेशा रहते नहीं है। तो एक दिन उमड़ते हैं, फिर क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब कहीं गायब हो जाते हैं या चले जाते हैं। तो यहां पर कवयित्री जो है अपनी तुलना उन्हीं बादलों से कर रही हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से देखो लिख देना है। यहां पर आंसर में आपको ऐसे करके यहां से लिखना है ग नंबर। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री ने अपने जीवन की तुलना बदली से की है, यानी कि जो बादल होते हैं, क्योंकि उसका परिचय और इतिहास यही है कि वह क्षण भंगुर, यानी कि एक क्षण के लिए आएंगे और दूसरे क्षण वो क्या होते हैं, चले जाते हैं, मतलब अगले दिन निकल जाते हैं। फिर कह रहा है कि उपर्युक्त अंश का रस कौन सा है, तो करुण रस यहाँ पर है। यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है, तो अंगा नंबर यहाँ पर देखिए, कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती है कि मेरा तो केवल इतना ही परिचय और यही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ, अर्थात मेरा जीवन क्या है, क्षणिक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग इसको समझा सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये चीजें हो। अब इसके बाद एक ये जो दिया है इसको आप छोड़ दोगे क्योंकि हमने पहले वाला कर दिया। अब देखिए
इसके बाद आप आ जाओगे जीवन परिचय क्वेश्चन नंबर 5 में। पांचवा प्रश्न मेरे दोस्त यहां से स्टार्ट है और इसमें क्वेश्चन नंबर का 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक का नंबर जो कि लेखक का जीवन परिचय और एक आपका खा नंबर जो कि क्या है, कवि का जीवन परिचय। 5 नंबर का कवि जीवन परिचय जिसका साहित्यिक परिचय रचना लिखनी होती है, कैसे लिखना वो भी बताएंगे। और 5 नंबर का रहता है आपका लेखक परिचय जिसमें साहित्यिक परिचय और रचना लिखनी होती है। आपके सामने विकल्प के तौर पर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हरिशंकर परसाई जी के ये 3 दिए हैं, जिसमें से अब्दुल कलाम जी का मैंने कई बार आपको बताया भी है, एक बार पुनः आपको मैं बता देता हूं। चलिए देख लीजिए कैसे आपको इसको जो है लिखना है। तो पहले आपका 5वां क्वेश्चन है, आप लोग यहां से डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 और यहां से लिखना स्टार्ट करोगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय। उससे पहले थोड़ा सा आपको जीवन परिचय समझा देना है, ठीक है ना, लिखने से पहले। जैसे यहाँ पर भारत रत्न अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था जो कि मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। ये इनका क्या हो जाएगा, जीवन परिचय। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इनके साहित्य के बारे में भी जान लीजिए। तो यहाँ से आपको लिखना है कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई, यानी कि वहीं पर जो ग्राम पंचायत में स्कूल होते हैं वहीं पर हुई थी, है ना। पंचायत प्राथमिक विद्यालय से हुई। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक किया था, यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इनकी साहित्यिक सेवाओं की बात करें तो कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों व युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित भी किया है, ठीक है। फिर इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे कि आप इनकी मतलब पुस्तकें जो हैं, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इसके बाद माई जर्नी है, इग्नाइटेड माइंड्स हो गया, विंग्स ऑफ फायर हो गया। इस प्रकार से इनकी कुछ कृतियां यानी कि पुस्तकें हैं, ठीक है ना, जिनको इन्होंने लिखा है। 5 नंबर इसका मिलेगा। इसके बाद खा नंबर है मैथिली शरण गुप्त और यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत और यहाँ पर क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद व सायन अज्ञे जी। तो अब यहाँ पर पंत जी का भी है और एक आपके पास यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का भी है। तो जैसे कि आप पंत जी का लिखना चाहो तो पहले आपको ऊपर तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन में ही ये सारा कुछ आपका का और खा 2 पार्ट है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत जी का है। चलिए इनको देख लीजिए। आप यहां पर लिखोगे खा का सेकंड सुमित्रा नंदन पंत। अब एक तरीका यह भी होता है जीवन परिचय का, देखो सूक्ष्म परिचय आपको ऐसे बॉक्स में भी लिख सकते हो, इनका जन्म हो गया, जन्म का स्थान हो गया, पिता का नाम, बचपन का नाम, शिक्षा वगैरह, चाहो तो इतना भी आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से, जैसे ये आप देख सकते हो। तो प्रकृति के सुकुमार कवि इन्हें बोला जाता है, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को, क्योंकि इन्होंने जितनी भी कृतियां यानी रचनाएं करी हैं वो प्रकृति के ऊपर ही की हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। बाकी आप लोग यहाँ पर शॉर्ट में देख लो। पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था, बचपन का नाम गोसाई दत्त था। मृत्यु इनकी सन 1977 में हुई थी और जन्म आपका इनका जो है 1900 ईस्वी है। और जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कौसानी नामक गांव में हुआ था। साहित्यिक परिचय देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु से कविताओं की रचना करने लगे थे। इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहां से आपको बताना है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। रचनाएं इनकी बात करें तो वीणा, पल्लव गुंजन, ग्रंथि, लोकायतन, इस प्रकार से इनकी क्या है, ये कुछ जो है इनकी प्रमुख कृतियां हो जाती हैं। चलिए अब आ जाइए भाई यहां से क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्दों में लिखना है। अगर आपको इन दोनों कहानी में से कोई नहीं आएगा तो फिर अथवा में आपके पास क्या है, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इस तरीके से कुछ यहां पर क्वेश्चन जो है आपके सामने दिखाए गए हैं। तो चलिए पंचलाइट कहानी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे पंचलाइट के बारे में मैंने कई बार बताया भी है। आपको इनका पीडीएफ अगर चाहिए तो हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाई। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं ना, तो आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का और इंग्लिश का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ 99 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट इसी तरीके से हैंड रिटन पूरा अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग ले सकते हो इस नंबर पर कांटेक्ट करके 9511470534 यानी व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर देना है और 99 रुपए पे मैं सारे विषय आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा हैंड रिटन कंप्लीट आंसर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। आप चाहो तो यहां पर इस नंबर पर जो कि दिया है 9511470534, इस पर कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हो। इस प्रकार से सारा का सारा कितने शब्दों में कैसे लिखना है सारा कुछ आपको मैं दे दूंगा। चलिए तो ये पंचलाइट कहानी मैंने बताया भी है। इसके अलावा यहां पर देखो जैसे एक कहानी और दी गई है, कौन सी,
तो यहाँ पर है बहादुर कहानी और ध्रुव यात्रा कहानी। तो भाई आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं ध्रुव यात्रा के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ध्रुव यात्रा कहानी को देखो, यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालना है क्योंकि ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डालना ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य या सारांश। तो इसको लिखोगे, आलोच्य कहानी ध्रुव यात्रा का मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना, वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेयस्कर है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी है। कहानी के कथानक में प्रेम में निहित त्याग और समर्पण के अंतर्द्वंद की बड़ी कुशलता से व्यक्त किया गया है। यद्यपि कहानी का कथानक स्पष्ट, चुटीला और मार्मिक है, किंतु पात्रों के अंतर्द्वंदों की अभिव्यक्ति के कारण कुछ उलझ सा गया है। कहानी का कथानक का आरंभ बड़ी तेज गति से हुआ, मगर आगे चल करके वह धीमा पड़ गया। ऐसे करके इसको लिख देना है। फिर क्वेश्चन 7 जो रहेगा 5 नंबर का, ये कहानी भी आएगा। 5 नंबर का ये आपका स्वपठित खंड का पूछता है। अब इसमें तो भाई साहब आपको फ्री का नंबर दे रहे हैं, मतलब ये आपको मैं बोलूं अगर कि ये फ्री का नंबर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको अपने जिले में जो भी आता है बिल्कुल डिसाइड रहता है। जैसे त्यागपति आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है तो आपको इसको करना है। अथवा लगा रहेगा त्यागपति में 2 आपकी इस प्रकार से, किसी में पंचम सर्ग का पूछ रहा है, किसी में राजश्री का चरित्र चित्रण पूछ रहा है। 2 में से कोई एक कर दो अगर आपके जिले में आता है त्यागपति। अपने हिंदी के टीचर आपको बताए भी होंगे कि भाई कौन सा आपके जिले में आता है ना। ऐसे ही सत्य की जीत का खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। फिर इसी में अथवा लगा है, पूछ रहा है कि भाई सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण करिए, तो ये फिक्स है। इसके बाद यहाँ पर रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक, और अगर ये नहीं आएगा तो फिर इसके नीचे दिया है रश्मिरथी नायक के कर्ण का चरित्र चित्रण। अब इसी प्रकार से घ नंबर, अगर आपके जिले में मुक्ति यज्ञ आता है तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए। फिर आलोक व्रत यहाँ पर खंड काव्य में नायक का चरित्र चित्रण, अथवा अगर ये नहीं आता तो फिर आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर कथानक पर प्रकाश डालो। 4 नंबर है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण, अथवा आपको ये नहीं आएगा तो फिर इसको कर सकते हो श्रवण कुमार खंड काव्य का कथानक संक्षेप में। तो ये भाई साहब अपने जिले के अनुसार, अपने जिले यानी कि आपका मान लीजिए कोई जिला जैसे कानपुर से है कोई बच्चा, है ना, कोई भाई लखनऊ से है, कोई बलिया से है, कोई हरदोई से है, कोई बहराइच से है, कोई मेरठ से है, कोई मतलब अलग अलग जिले होते हैं, कोई लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, बांदा, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जैसे आपको पता है। तो अलग अलग जिले में अलग अलग प्रकार से आता है। तो अब इसमें आपको डिसाइड करना है आपके पास कौन सा आता है, अपने टीचर से आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद आप यहां से आ जाओगे दूसरे खंड में। जैसा आपने शुरू में पेपर में देखा था कि ये पेपर आपका टोटल 2 खंड में रहेगा, एक आपका खंड का और एक खंड का। तो का यहां से खत्म। अब आप आ जाओगे ख नंबर में, ठीक है। चलिए खा नंबर जो रहता है ये आपका पहला क्वेश्चन 8वां संस्कृत पोर्शन से गद्यांश और पद्यांश यानी कि श्लोक वगैरह जो आते हैं वो यहां से स्टार्ट होता है। देखिएगा आपको पहले 8वां क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है तो आपको ऊपर डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 8 इस तरीके से, ठीक है। फिर इसमें आपके संस्कृत के 2 गद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है। एक ये जैसे दिया है और एक यहां पर अथवा लगा करके एक ये दिया गया है। अब एक आपका ये वाला है संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महाऋषि व्यासा कवि कुल गुरु कालिदास अन्य चा भास भारवी भवभूतादेव महाकव्या स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजनते ये दिया है। अब अगर इसको करना है तो मैंने बताया भी ये संस्कृत भाषा महात्म से है, कई बार मैंने कराया है, लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसको मैंने नहीं कराया, तो आज के इस वीडियो में आप इसको जानेंगे। चलिए इसको करते हैं। पहले वाला युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत अतः अस्य सुहृदयता प्राण्ड विवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः ऐसे करके दिया है। अब पहले संकेत में आपको देना है क्योंकि 2 हैं तो संकेत देना जरूरी है, मतलब कि क्लियर रहे ना कि कौन सा किया है। संकेत में ये वाला जैसे युवक मालवीय इतना शुरू के 2 वर्ड, फिर डेड डैश करके लास्ट के आपको 2 यहाँ पर सम्मान भाजनम भवत ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसको किया। फिर क्वेश्चन करें कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का, 2 है ना, 2 में से हमने इसको डिसाइड किया कि इसे करना है। संदर्भ दीजिए और हिंदी में अनुवाद। संदर्भ ऐसे लिखना है आपको, देखो गिरा संदर्भ इसका। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश
संस्कृत दिग्दर्शिका के कौन से पाठ से है वो बताना है। तो महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका, ये थोड़ा सा देख लीजिए। इसका जो आपका ये जो लाइनें दी हैं इसका हिंदी में अनुवाद क्या है, यहां पर लिखा गया है, युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से लोगों का मन मोह लिया। जैसे युवक मालवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण यानी कि प्रभावशाली भाषण से, जना नाम मनांसी अमोहयत, यानी अपने प्रभावशाली भाषण से युवक मालवीय जो था उसने क्या किया, महामना मालवीय आपने देखा होगा, मदन मोहन मालवीय, तो उन्होंने अपने भाषण से लोगों को मोहित कर लिया था। अतः उनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की अधिक श्रेष्ठ सेवा को प्रेरित किया। इसके अनुसार इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के समान पात्र भी हो गए थे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2 नंबर इस संदर्भ का मिलता है और 5 नंबर इस हिंदी अनुवाद का मिलता है। तो ये टोटल आपका का नंबर क्वेश्चन है 8वें का, वो 7 नंबर का होता है। का नंबर खत्म। इसी में एक खा नंबर श्लोक करके आता है। जैसे ये दिया गया यहाँ पर, देखो इसको यहाँ पर बताया गया दूसरे वाले का, ये संस्कृत साहित्य वाले का, इसका ये संदर्भ आपके पास है, ऐसे लिखना है, और ये हिंदी अनुवाद दिया गया। इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर 2 नंबर इसका और 5 नंबर इसका, तो 7 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। 2 में से मतलब एक ही करना है, इसको करो या तो इसको करो। तो मैंने इसको कॉपी पर बता दिया और इस वाले का सोल्यूशन आपका इसी पेपर में दिया है, ये देख सकते हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो इसको भी देख सकते हो। फिर यहाँ से खा नंबर पे आ जाओगे जिसमें श्लोक आएंगे आपके पास। अथवा लगा है, एक श्लोक ये दिया है, नामे रोचते भद्रम व उलूकस्य विसेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, ऐसे करके ये दिया है। एक यहाँ पर ये दिया है, जलबिंदु निपातन कर्मसा पूरे ते घटा स हेतु सर्व विद्यानाम धर्म से चाधना से चा। अब आपको जलबिंदु निपातने वाले को मैंने बता दिया कि सुभाषित रत्नानी से संदर्भ इस तरीके से लिख देना। यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। इसका अनुवाद ऐसे कर देना है कि भाई जल बिंदु निपातन मतलब जल की एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से सभी विद्याओं, धर्म, धन और सबको इकट्ठा करने से ही, मतलब एकत्र करने से ही ये सभी क्या है, धीरे धीरे तीनों वस्तु में संग्रहित होती है, यानी इकट्ठा हो पाती है या बढ़ जाती है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, नामे रोचते वाला। तो भाई आपको पहले यहां पर इसमें क्या करना है, खा नंबर लिखना है और संकेत देना है। संकेत मतलब आपके पास यहाँ पर 2 श्लोक है ना, पहला और दूसरा, इसको करना है। तो यहाँ पर संकेत में नाम रोचते डस करके और लास्ट की लाइन भविष्यति कर देना है। फिर संदर्भ कहाँ से लिया गया ये बताना है इसमें। तो यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक और जो मतलब मेन पॉइंट होता है उसको ब्लैक पेन से लिखा जाता है। जैसे कि पाठ का नाम है ना, लेखक का नाम, कवि का नाम, मैंने संदर्भ और गद्यांश और पद्यांश में जब लिखा था वो बताया हूं मैं। तो जैसे कि संस्कृत दिग्दर्शिका के कौन से पाठ से है, जातक कथा से, ये ब्लैक हो गया। पाठ के उलूक जातकम से उद्धृत है, यानी लिया गया है। हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा देख लीजिए। तो इसका हिंदी में अनुवाद अगर इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगा, कौवे ने कहा। इस क्रोधहीन का मुख देखो क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, यानी कि उल्लू जब क्रोधित होता है, वह मुझे अच्छा नहीं लगता, कहकर चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी उठकर के पीछा किया, तब से लेकर के वे दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए, यानी एक दूसरे, क्योंकि उसने क्या किया था, उल्लू को राजा बनने से रोक दिया था। इसलिए भाई कोई मतलब आप आगे जा रहे हो आप और आपको कोई रोकेगा तो आप उसके दुश्मन बन जाओगे या एक दूसरे के आप मतलब नापसंद करने लगोगे, ऐसा होगा। तब तक क्या किया सभी पक्षियों ने, तो पक्षी भी सुवर्ण हंस यानी कि जो व्हाइट कलर का हंस था उसको राजा बना करके वो चले गए। इस तरीके से इसका जो है हिंदी अनुवाद और संदर्भ हो जाएगा। तो 7 नंबर यहां पर मिलेगा। अगर इसको कर दोगे तो फिर अथवा वाले को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर वैकल्पिक तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का आप लोग अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करिए। 2 नंबर यहां पर मिलेगा। जैसे आपके पास यहां पर ये दिया है, आपके पास यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 9 ऐसे। अब कोई एक करना है, लेकिन मैंने यहां पर अर्थ सभी के बताए हैं। अन्न जल पूरा हो जाना मतलब किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, इसका अर्थ होता है। वाक्य प्रयोग खुद से कर लेना काफी इजी रहता है, ये है ना। आप खुद कई बार करते चले आए हो, अच्छा 8वीं 9वीं 10वीं में कई बार कराया होगा, 11वीं में। ऐसे खा नंबर अपना ही राग आलापना। अपना ही राग आलापने का मतलब होता किसी की बात ना सुनना, होता है ना। कई सारे लोग होते हैं जिसे मतलब जबरदस्ती अपना ही ज्ञान पेलते रहते हैं, किसी की कोई बात ही नहीं सुनते हैं, ऐसे हो जाता है अपना ही राग
अलापना। दाल में काला होना मतलब किसी बात पर संदेह करना, वो तो आप जानते ही होंगे। सूरज को दीपक दिखाना। अब बताओ सूरज जो होता है कितना चमकदार होता है भाई, पूरा मतलब इस पृथ्वी को संभाल के रखा है, पूरा प्रकाशमान कर देता है। लेकिन उसी सूरज को दीपक दिखाने का मतलब क्या हो गया, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। जैसे हम बात कर लेते हैं अपनी प्रधानमंत्री मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, भले आज के टाइम पर लोग उनको बुराई के लिए जाने या कोई व्यक्ति अच्छाई के लिए जाने या कैसे भी करे, है ना, बुराई करे अच्छाई करे या तारीफ करे, लेकिन सभी लोग लगभग जानते हैं। तो यहाँ पर वही चीज हो गई कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और आप किसी दूसरे व्यक्ति से यानी कि अपने मित्र से उन्हीं के बारे में परिचय दो कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ के हैं, ये है वो हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो ये क्या हो गया, सूरज को दीपक दिखाने जैसा हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका मित्र जान रहा है मोदी जी को, तो ये हो जाता है किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय दूसरे को देना, है ना। तो इस प्रकार से किसी एक को आपको कर देना है। फिर यहां से आप आ जाओगे, एक नया पैटर्न जुड़ा है 5 नंबर का बोर्ड में, अपठित गद्यांश। यहां पर जैसे इस प्रकार से दिया, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांक होने का भी, पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। दूसरी यह कि किसी दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना करें। ऐसे रहेगा, इसमें आपका एक अथवा करके एक और दिया रहेगा, ठीक है ना। तो भाई 2 में से कोई एक करना है। इसके क्वेश्चन कैसे रहेंगे, 5 नंबर का रहता है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है। इसी का आंसर आप लोग यहां पर देख सकते हो, शुरू में ही बताया गया है, ठीक है ना। आंसर ऐसे लिखना है, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तातंक होने का भी, पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। दूसरा क्वेश्चन ये 2 नंबर का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर का। तो 2, 2, 4 और 1 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, क्वेश्चन ये है, आंसर इसका ये है। ऐसे इसी पैसेज से आंसर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से उठा के ले आना है। क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ो और यहीं पर आंसर ढूंढ करके आपको ले देना है, ला के रख देना है, क्योंकि ये होता है अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब है कि यहां पर ये कहीं से भी आपको उठा के दे सकता है, इसका कोई यहां पर ये क्लियर नहीं है कि आपको कोई पढ़ा लिखा ही दिया जाएगा। अपठित मतलब अपठित, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, अनसीन पैसेज आता है, ठीक है, अनसीन पैसेज, जैसे वहां पर भी वो अपठित ही रहता है, कहीं से भी उठा के रख देता है, वैसे हिंदी में भी ये पैटर्न जुड़ा है। चलिए मेरे दोस्त, यहां से हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। और अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आया है, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको लग रहा है कि हिंदी के पेपर में हम 95+ इस बार लाएंगे, तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। और एक चीज मैं बता दूं, लाइक के 1 भी रुपए मुझे नहीं मिलते, कि मैं बोल रहा हूं बार बार लाइक कर देना। सिर्फ लाइक से मुझे क्या होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, मुझे लगा कि हाँ बच्चे थोड़ा सा पसंद कर रहे हैं, या लगता है कि आपको पसंद आ रहा है, ऐसी चीजें आपको और चाहिए, तो बस यही होता है। बाकी आप प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना कि भैया आपको कैसा समझ में आ रहा है, कहां पर डाउट है, या कोई आपको क्वेरी है, आप किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो कमेंट करोगे और लाइक करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, बाकी मुझे इससे पैसे नहीं मिल जाने, ये भी आप लोग अपने दिमाग से देखो निकाल देना। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई लाइक को कहते रहते क्या पैसा मिलता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां से 11 नंबर का नंबर क्वेश्चन। अब यहां पर व्याकरण पोर्शन है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अनिष्ट और अनिष्ट, इसका ऑप्शन ए सही है, बुरा और निष्ठा रहित। फिर इसके बाद यहां से दूसरा क्वेश्चन मात्र और मात्र, देखो दोनों में फर्क है, एक में त्रा है त्रिशूल वाला और एक में ता है और इसके नीचे रा उड़ा है। तो मतलब ये इसका अर्थ क्या है, तो मात्र का मतलब होता है केवल और मात्र का मतलब होता है माता। तो यहां पर बात सही है, केवल और माता, ये विकल्प सही हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे कि तात है, तात का 2 अर्थ जैसे कि पिता और जनक होता है। अब इसके बाद और भी शब्द रहेंगे, तो अगर आपने एक कर दिया जैसे पिता और जनक वाला, तो इसके बाद यहां पर ये आपको आगे के छोड़ देने हैं, लेकिन मैं यहां पर सभी को बताऊंगा क्योंकि ये मॉडल पेपर मैंने लाया है VVI क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना।
तो पूरे तैयार करके जाना। सुरभि के दो अर्थ होते हैं सुगंध और खुशबू। शिखा के आपके चोटी, पंखों का ऊपरी गुच्छा, ये दो अर्थ हो जाएंगे। मधु के आपके दो अर्थ शहद और शराब। अब देखो इसमें आपको कॉपी पर कैसे लिखना है तो ये भी थोड़ा देख लीजिए। कॉपी पर आपको डालना है इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 11। इसमें का नंबर का आपका पहला, जिसमें आ नंबर विकल्प सही था, सेकंड में आपका बा नंबर विकल्प सही था, खा में आपका फर्स्ट का, तात के दो अर्थ यहाँ पर हो जाएंगे जो कि मैंने बताया पिता और जनक। फिर गा नंबर में आपका कौन सा सही था, गा नंबर में आपका ये क्वेश्चन पहला, जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। सेकंड है जो बूढ़ा ना हो उसको अजर बोलेंगे। तो इस तरीके से ये सही हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास यहां से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर घा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कोई दो वाक्य शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि आप लोग यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो एक आपके पास दिया है, मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं। अब देखिए इसमें कोई मिस्टेक है, वो मिस्टेक आपको पकड़ना है। इसके बाद सीता ने पुस्तक लिखा, इसमें भी मिस्टेक है, वो पकड़ के लिखना है। गमला मेज पर रखा है, मैं महेश को पढ़ाया हूं। अब जैसे इसी को देख लो, सीता कौन है, सीता एक फीमेल्स है ना, कौन है, स्त्री है, महिला है, तो लिखा नहीं लिखी कर सकते हो। सीता ने पुस्तक लिखी, तो भाई इसमें आप लोग इस तरीके से सही करके एक वाक्य को लिख सकते हो या दो वाक्यों को लिखना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन जैसा कहेगा उस हिसाब से आपको सही करके लिख देना है। इसके बाद आप आ जाओगे इधर 12 नंबर में, और ये होते हैं भैया काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के तत्व, जो कि इसमें क्या क्या आते हैं, रस, छंद और अलंकार। दो नंबर के नहीं 6 नंबर के ये 3 टॉपिक होते हैं। अब इसमें देखो यहां पर क्या क्या दिया है आपके पास है, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण से परिभाषा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार की लक्षण और उदाहरण यानी परिभाषा और उदाहरण, चौपाई और दोहा में से किसी आपको एक का, सभी में देख सकते हो अथवा लगा है, सभी में क्या है अथवा लगा है। और इस पर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो आपके सामने मैंने प्रेजेंट करे हैं और बहुत बार मैंने आपको बताया भी है कि कैसे आपको रस, छंद और अलंकार को करना है। कई बार मैंने इन पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं। काफी सारे क्वेश्चन करा चुके हैं हम लोग इस टॉपिक पर, और एक बार पुनः से देख लीजिए थोड़ा सा। यहां पर देखो रस की अगर बात कर ले तो करुण रस, और यहां पर शांत रस की जगह पर आप लोग वीर रस भी कर सकते हो। वीर रस भी इंपॉर्टेंट है, या आप लोग हास्य रस भी एक कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, ठीक है ना। अब इसके अलावा करुण रस, तो इसकी आप थोड़ा सा परिभाषा को देख लो, यहां पर ऐसे लिख देना इसको, प्रश्नोत्तर संख्या 12, क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे 12 डाल करके यहां से, और बस इसकी परिभाषा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग पाकर के पुष्ट होता है वहां पर करुण रस कहलाता है, या करुण रस की उत्पत्ति होती है, ऐसे करके बता देना। उदाहरण में बात करते हैं, उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, इस करुणाकलित हृदय में अविकल रागनी बाजती क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गर्जत। फिर इसके बाद यहां पर अनुप्रास और उत्प्रेक्षा में से कोई एक अलंकार भी बताना है, ठीक है, या उपमा अलंकार भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उपमा अलंकार को भी बता सकते हो या श्लेष अलंकार को भी बता सकते हो। जैसे श्लेष अलंकार की बात कर लें तो जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, तुम कौन धव पाठी पढ़े हो कहो, मनु लेहु पैदे हूं छटांक नाही, ऐसे करके ये है। फिर क्या है आपका चौपाई और दोहा। तो चौपाई बता चुके हैं कि भाई सममात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा देख लीजिए, यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और पहले एवं तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण क्या है, भरतई होई न राजमधु विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। अब देखो लघु गुरु करके इसका स्पष्टीकरण भी किया गया है। तो इस तरीके से भाई ये आपको टॉपिक कर देना है। इसके बाद आवेदन पत्र पर एक स्पेशल वीडियो आपको आएगा, ये 6 नंबर का बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र दीजिए। मतलब भैया आपको क्या चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, तो आपको भाई शिक्षा के लिए ऋण लेना है या लोन लेना है, इस टॉपिक पर आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। और इस पर हमने कई बार आपको बताया है कि कैसे इसको लिखा जाता है, क्योंकि ये काफी क्या है इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। एक बैंक से लोन लेने के लिए, शिक्षा के लिए या कोई व्यवसाय करने के लिए भी कई बार ये पूछा जाता है। मतलब कहेगा कि व्यवसाय के लिए बताइए, तो व्यवसाय के लिए भी तैयार
कर लेना, इस पर एक स्पेशल वीडियो मैं आपको ला दूंगा। फिर यहाँ से 9 नंबर का निबंध आएगा जिसमें कहला कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, जैसे पर्यावरण, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी की शिक्षा। सारे आपके मैंने यहाँ पर VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 24 फरवरी के लिए रखे हैं, याद रखना 24 फरवरी को इनमें से ही आएगा, ठीक है। एक टॉपिक पक्का आपको मिलेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन एक आपके टॉपिक यहां पर जरूर मिलेगा अगर इन 5 को आप लोग निबंध को तैयार करके जाते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यावरण वाला, जो कि भाई आपका पीछा नहीं छोड़ रहा होगा। हो सकता है कक्षा 10वीं में भी आया होगा और 9वीं में, 10वीं में, आपका 11वीं में, सभी प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है। चलिए भाई, पर्यावरण के ऊपर मैं आपको बता देता हूं कैसे एक प्यारा सा निबंध बना के आओगे और 9 नंबर कैसे लाओगे। चलिए, आपको पहले लास्ट क्वेश्चन है डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 14। फिर किसी भी निबंध को लिखने के पहले उसकी रूपरेखा यानी हिंट्स को तैयार करना है। रूपरेखा क्या है? प्रदूषण, मतलब कितनी हेडिंग में आप लोग इस निबंध को लिखना चाहते हो, वही होता ही रूपरेखा, ठीक है। तो भाई इसमें आप लिखोगे पहले प्रदूषण क्या है, इसका अर्थ, प्रदूषण के प्रकार जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण के कारण क्या है, इसको रोकथाम के उपाय और उपसंहार, लास्ट में कंक्लूजन देना है। चलिए, प्रदूषण का अर्थ देख लीजिए क्या होता है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, और जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं, और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक है, और इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहा जाता है। तो ये हो गया प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण के प्रकार, इनमें आप देखिए यहाँ पर प्रकार में क्या क्या लिखना है। निम्न प्रकार पहले बता देना। वायु प्रदूषण, इसका एक्सप्लेन थोड़ा सा करिए, क्योंकि 9 नंबर का है तो मतलब कम से कम 3 पेज आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। 3 पेज से कम नहीं लिखना। और यार बहुत ईजी होता है, आप हेडिंग याद कर लो, इसका बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। या तो आप लोग जितना भी आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग ये नोट्स ले लेना, नोट्स में मैंने बताया भी है पूरा का पूरा, वहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का 99 रुपये में सारे विषय आपके एग्जाम को देखकर मैं दे रहा हूँ, पूरा हैंड रिटेन है, ठीक है। इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो 9511470534 पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग सारे नोट्स को ले सकते हो। अब देखो वायु प्रदूषण में बात करते हैं, जैसे कि आप अपने सोचो, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं, एक विशेष अनुपात में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। अब जीवधारियों की अपनी क्रिया द्वारा O2 लेना यानी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, मनुष्य यही करते हैं ना। लेकिन हरे पौधे, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा, यानी वो CO2 गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे वातावरण में ये लेने देने का जो संतुलन है वो बना रहता है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। ये वायु प्रदूषण हो गया। फिर जल प्रदूषण क्या होता है देख लीजिए। तो सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस घुली रहती हैं। यदि ये पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो गए तो जल दूषित हो जाता है। ये जल प्रदूषण हो गया। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार और ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, जो कि हॉर्न होते हैं, ठीक है, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की जो क्षमता है उसका ह्रास होता है और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ध्वनि से मानसिक स्थिति तक विकृत हो जाती है। फिर रासायनिक प्रदूषण के बारे में जान लीजिए क्या होता है। तो कारखाने से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज के लिए, यानी कि जो अनाज है, अनाज की उपज के लिए हम क्या करते हैं, खेतों पे, जमीन पे अनेक प्रकार की खादें डालते हैं, अनेक प्रकार के केमिकल डालते हैं। इससे मिट्टी दूषित होती है। ये रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। अब इतना चीजें पढ़ करके आपके दिमाग में बस हेडिंग को याद रखना कि रासायनिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और फिर बना के छाप देना 3 से 4 पेज, आराम से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये रासायनिक प्रदूषण हो गया। इसके बाद आपको यहां पर रूपरेखा में हमने पढ़ाया था
प्रदूषण के कारण क्या है, ठीक है। कारण में देखो इस तरीके से लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है विश्व की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि। विश्व की जनसंख्या आज सुरक्षा की तरह अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तेजी से के साथ विस्तार हो रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी सुविधाएं भी अपनी जो है कम कर रहा है। प्रदूषण से ये सारा कुछ कम हो रहा है। प्रदूषण को रोकथाम के उपाय बता दीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी, है ना, कम रहेगी। नदियों जंगलों को हानि ना पहुंचाया जाए। और लास्ट में उपसंहार बता देना है, ये जरूरी होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको जो है उपसंहार में, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, ये भारत बच की समस्या नहीं, क्योंकि वायु जो है वो जरूरी नहीं कि भारत के लोग ही ऑक्सीजन लेते हैं, पूरे विश्व में जितने लोग हैं सभी ऑक्सीजन लेते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हमें भी पूर्ण सहमति के साथ सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ शासन ही इसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कॉपी आपने देखा कैसे लिखना है, पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर जो था आपके पास डीएच कोड का, हमने इसको पूरा सॉल्व भी आपको करा दिया। अगर इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोग पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे तो आपका 100 में 95 जरूर आएगा इस तरीके से। और अगर इतना चाहिए तो बस ऐसे ही करते रहिए, फॉलो करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 फरवरी के लिए आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।